मेरी आंख खुली तो दरख्तों में से धूप छन छन कर मेरे ऊपर आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। देखा कि लड़की उसी तरह चादर लपेटे सो रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, ये इलाका मैदानी भी था और छोटे छोटे टीले भी नजर आ रहे थे। टीलों पर ज्यादा दरख्त नहीं थे। मैं चबूतरे से उतर कर कुछ दूर गया तो मुझे एक छोटी सी नहर बहती नजर आई। उसका पानी पंजाब के मैदानी इलाकों की नहरों जैसा गदला नहीं बल्कि साफ था। मैंने मुंह हाथ धोया, पानी पिया और वापस चबूतरे पर आया तो लड़की जाग चुकी थी। मैंने उसे कहा, यहाँ पीछे नदी बहती है, तुम भी वहां जाकर मुंह हाथ धो आओ। मेरी जेबों में अभी भुने हुए दाने पड़े हुए थे, उसी का नाश्ता करेंगे। लड़की नदी की तरफ चली गई। मैंने जेब से सारी भुनी हुई ज्वार निकालकर रुमाल में डाली और उसे फर्श पर रख दिया। फिर पिस्तौल निकालकर उसको गौर से देखा। ये पुलिस वालों का मखसूस पुरानी टाइप का पिस्तौल था, जिसका ट्रिगर खटका दबाने से बंद हो जाता था। मैंने देखा कि पिस्तौल का खटका नहीं लगा हुआ था। वो हिंदू सीआईडी इंस्पेक्टर वाकई मुझे गोली मारकर हलाक कर सकता था। मुझे ये भी ख्याल आया कि खुदा का शुक्र है मैं जेब में हाथ डालकर जब चल रहा था मेरा हाथ यूं ही ट्रिगर पर नहीं पड़ गया, वरना पिस्तौल मेरी जेब के अंदर ही चल जाता। मैंने फौरन ट्रिगर का खटका लगा दिया। उसके चैम्बर में 7 गोलियां भरी हुई थी। मैंने पिस्तौल दोबारा अपनी जेब में रख लिया। मेरी निगाहें मगरिब की जानिब नजर आने वाली पहाड़ियों पर जमी हुई थी। ये पहाड़ियां मुझे याद थीं। हिंदू तखरीबकारों का लीडर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए हमें इन्हीं पहाड़ियों में से लेकर गुजरा था। इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान की सरजमीन थी। इतनी देर में लड़की मुंह हाथ धोकर आ गई। हमने चबूतरे पर बैठकर भुनी हुई ज्वार खाकर भूख मिटाई। लड़की पूछने लगी, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? मैंने मगरिब की तरफ इशारा करके कहा, यूं समझ लो कि इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान है। लड़की ने पुरइश्तियाक निगाहों से दूर पहाड़ियों की तरफ देखा और गहरा सांस भरकर बोली, वीर जी, क्या सचमुच मैं अपने मुसलमान भाइयों के मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी? मैंने कहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर पहुंच जाओगी। वो बोली, आप बेशक मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा कर वापस आ जाना। पाकिस्तान पहुंचकर मैं अपनी माँ के रिश्तेदारों के गांव में पहुंच जाऊंगी। वहां कोई ना कोई मेरा मुसलमान भाई मुझे वहां पहुंचा देगा। मगर मैं लड़की को पाकिस्तान में दाखिल होकर उसके रिश्तेदारों के पास खुद लेकर जाने का फैसला कर चुका था। मुझे डर था कि लड़की पाकिस्तान में गलत किस्म के आदमियों के हत्थे न चढ़ जाए। लड़की ने मुझे भाई कहा था। अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करूं और उसे खुद उनके अजीजों के पास छोड़ कर आऊं। मैंने सोचा था कि इसी बहाने मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा भी पढ़ लूंगा और उनकी रूह को मुखातिब करके कहूंगा कि मैंने उनकी वसीयत पर पूरा अमल किया है। कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, मगर हमारा जहाद जारी है और ये जंग, ये मुकद्दस जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि कश्मीर का बच्चा बच्चा हक़ खुद इरादियत हासिल करके भारतीय गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं देता। मैंने लड़की से कहा, तुम पहली बार पाकिस्तान जा रही हो, तुम्हें वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। मैं खुद तुम्हारे साथ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के हवाले करके वापस कश्मीर आ जाऊंगा। लड़की कहने लगी, बॉर्डर पर तो फौज होगी, हम बॉर्डर के पार कैसे जाएंगे? मेरा चाचा चौहड़ सिंह बॉर्डर पर स्मगलिंग का धंधा करता था। वो मेरे बापू को कहा करता था कि इंडिया का बॉर्डर तो हम दे दिलाकर पार कर लेते हैं, मगर पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती और हमें आधी आधी रातों को अंधेरे में दरिया पार करके जाना पड़ता है और बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से हमारे कई आदमी मारे भी जा चुके हैं। फिर हम कैसे बॉर्डर पार करेंगे? लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। पाकिस्तान का बॉर्डर गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई चाराकार नहीं था। मुझे हर हालत में गैर कानूनी तौर पर ही बॉर्डर क्रॉस करना था और लड़की को भी साथ ही बॉर्डर क्रॉस कराना था। एक तरकीब मेरे जहन में थी, अगरचे इसमें भी जान का खतरा था, मगर और कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी। मैंने लड़की से कहा कि बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने लगी, मैंने घर में किसी को कहते हुए सुना था कि पाकिस्तान से कमांडो बॉर्डर पार करके कश्मीर आते हैं और कश्मीरी मुजाहिद भी पाकिस्तान चले जाते हैं। क्या हम किसी ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते? मैंने उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, यह तुमने बिल्कुल गलत सुना है। पाकिस्तान से कभी कमांडो सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ। कश्मीरी मुजाहिदों को भी पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? कश्मीर का बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। कश्मीर का हर मुसलमान अपनी जगह पर हुर्रियत पसंद कमांडो है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क होने के नाते अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सिफारती सतह पर मदद करता है, मगर पाकिस्तान से कोई कमांडो कश्मीर नहीं जाता। इसकी जरूरत ही नहीं है। कश्मीरी मुजाहिद भारतीय फौजियों से छीने हुए असलहे से लड़ते हैं। वो दुश्मन के कन्वायों पर हमला करके असलहा हासिल करते हैं और दुश्मन का असलहा दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लड़की की समझ में ये बात आ गई थी। फिर कहने लगी, दोनों तरफ स्मगलर भी तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम किसी स्मगलर की मदद से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा, पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स ने सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजामात कर रखे हैं। अब कोई स्मगलर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। वो मायूस सी होकर कहने लगी, तो क्या मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच सकूंगी? मैंने कहा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, तुम फिक्र न करो। मेरे दिल में ये तजवीज़ भी आई थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं अपने आप को लड़की समेत पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स यानी पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया गया था
वहाँ 1-2 दिन ज्यादा ठहर गया। पुलिस ने मुझे जासूस समझकर पकड़ लिया, मेरा पासपोर्ट भी छीन कर गायब कर दिया है, मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया और जेल में डाल दिया। मैं जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और पंजाब की तरफ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आ गया। वहाँ ये लड़की मिल गई जिसकी माँ को क़याम पाकिस्तान के वक्त सिखों ने अगवा कर लिया था। ये लड़की उस बदनसीब मुसलमान मुग़विया खातून की बेटी है जो अब पाकिस्तान में जीना मरना चाहती है, लेकिन इसमें एक कबाहत थी जो लाजमी भी थी, यानी हमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता। हम पर मुकदमा चलता, ज़ाब्ते की सारी कार्रवाई पूरी की जाती और हम दोनों को कैद हो जाती। इसकी वजह से मैं कश्मीर की जंग से दूर हो जाता और खुदा जाने हमें कितनी कैद सुनाई जाती। चुनाचे मैंने इस मंसूबे को जहन से निकाल दिया और यही फैसला किया कि दरिया पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। किस्मत अच्छी हुई तो लड़की को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, अगर रेंजर्स की गोलियों से हलाक हो गया तो फिर मर जाऊंगा। और क्या कर सकता था। मैंने लड़की को इस मंसूबे के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे पूछा, क्या तुम पाकिस्तान पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा सकोगी? वो बोली, मैं एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान पर जान कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने कहा, यह पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने वाली बात नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने की खातिर जान कुर्बान करने का मामला है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें लेकर आगे चलता हूँ, अगर नहीं तो यहीं से वापस चलते हैं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, खुदा के लिए मुझे वापस न ले जाना, मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। मुझे अगर मरना ही है तो पाकिस्तान के मुल्क में दाखिल होने की कोशिश में मरूंगी, फिर मेरी रूह को मरने का कोई गम नहीं होगा। मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अपनी कहानी बयान करने से पहले आपसे अहद किया था कि कोई वाकया बयान करते हुए गलत बयानी से काम नहीं लूंगा। मैंने यही तय किया कि अब जो होगा देखा जाएगा, या तो दोनों पाकिस्तान पहुंच जाएंगे या पकड़े जाएंगे और या दोनों की लाशें सरहद पर पड़ी होंगी। मैं इस लड़की को काफिर दुश्मनों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं एक नए जज्बे के साथ वहां से उठा और लड़की को साथ लेकर आगे चल पड़ा। रास्ते में एक गाँव आया। मैंने लड़की को दरख्तों की ओट में एक जगह बिठाया और खुद गाँव में आ गया। गाँव के मकानों में एक मंदिर का जर्द झंडा लहराता नजर आया। गांव के बाहर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद महज एक चबूतरा था। किबला रुख ईंटों की मेहराब थी और 2-4 सफ़ें बिछी हुई थी। एक बूढ़ा देहाती सफ़ें साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने कहा, जनाब मैं मुसलमान हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? वो बोला, गाँव के पीछे जाओ, वहाँ मुसलमान का तनूर है, वहाँ दाल रोटी मिल जाएगी। मैं पीछे चला आया। एक छोटी सी कोठरी के बाहर तनूर लगा हुआ था। एक बूढ़ी औरत रोटियां लगा रही थी। 2 मजदूर किस्म के आदमी एक तरफ बैठे दाल रोटी खा रहे थे। मैंने औरत से 6 रोटियां ली। दाल माश की थी जो सख्त थी। मैंने हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी दाल डलवाई, उसे पैसे दिए और रोटियां लेकर लड़की के पास आ गया। मैंने कहा, दाल रोटी मिल गई है, कुछ खा लेते हैं, कुछ साथ रख लेते हैं, आगे काम आएंगे। तनूर की रोटी और दाल बड़े मजे से हम दोनों ने खाई और वहां से चल पड़े। आगे एक पहाड़ी नाला मिल गया, वहां से पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। हम अब थोड़ा थोड़ा चलते थे और आराम भी कर लेते थे। रात हो गई। ये रात हमने एक पहाड़ी के नीचे बने हुए छोटे से गार में गुजार दी। दूसरे दिन दोपहर के बाद पहाड़ी इलाका तकरीबन खत्म हो गया और मैदानी इलाका शुरू हो गया। ये इस बात की अलामत थी कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद करीब आ रही है। मुझे याद था कि इस मैदानी इलाके के बाद दोबारा छोटी छोटी पहाड़ियां आ जाती हैं। इन पहाड़ियों के दरमियान दरियाए रावी बहता था जो आगे जाकर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता था। मुझे लड़की को साथ लेकर उसी दरिया के जरिए बॉर्डर क्रॉस करना था जो इंतहाई खतरनाक एक्शन था। दरिया के दोनों जानिब पाकिस्तानी सरहद पर रेंजर्स के जवानों के मोर्चे थे और रेंजर्स की जीपें भी गश्त करती रहती थीं और दरिया में भी अपने इलाके में रेंजर्स की कश्तियां देखभाल के लिए चक्कर लगाती रहती थीं। स्मगलर को देखते ही गोली मार दी जाती थी। इस किस्म की सिक्योरिटी के इंतजामात से बच निकलना बड़ा मुश्किल था, खास तौर पर जबकि एक औरत भी साथ हो जो न तैर सकती थी न मेरी तरह अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हम पाकिस्तान पहुंच गए। जब मैंने लड़की को बताया कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं तो वो फौरन रुक गई। मुझसे पूछा कि काबा किस तरफ है। मैंने उसे काबे की समत बताई तो वो वहीं सजदे में गिर पड़ी और सजदे में गिरी हुई रोने लगी। मैंने उसे बिल्कुल न उठाया। वो रो रो कर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और अपनी माँ को याद करके कह रही थी, मैं इस्लाम के मुल्क पाकिस्तान में आ गई हूँ माँ, मैं पाकिस्तान पहुँच गई हूँ। रोने से जब उसके दिल का गुबार हल्का हुआ तो वो उठ खड़ी हुई और चादर से आंखें साफ करते हुए कभी आसमान को और कभी इर्द गिर्द फैले हुए नवंबर के दिन की धूप में चमकते हुए खेतों और दरख्तों को देखती और खुदा का शुक्र अदा करती। फिर उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूम लिया, आंखों से लगाया और बोली, मेरे प्यारे भाई, तुमने मेरे लिए वो काम किया है जो शायद मेरा सगा भाई होता तो वो भी ना कर सकता था। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन, मैंने जो कुछ किया है एक मुसलमान भाई का फर्ज समझ कर किया है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अजीजों के घर ले चलूं। वो आंसू पूंछती खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी।
میرے دل کو ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر اس لڑکی کے رشتہ داروں نے، جو اصل میں اس کی بد نصیب ماں کے رشتہ دار تھے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لڑکی کا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اسے واپس انڈیا لے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان میں خود میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جن کے پاس میں اسے چھوڑ کر کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے واپس چلا جاتا۔ ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو مشرقی پنجاب میں فسادات کے وقت شہید کر دی گئی تھی۔ ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ باپ مجھے آخری وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ پاکستان میں کوئی دوست یار بھی نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اسے پاکستان کے کسی یتیم خانے یا کسی زنانہ ویلفیئر ادارے کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں یہ زندہ نہیں رہے گی۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ اتنا بڑا المیہ لے کر پاکستان میں داخل ہوئی تھی کہ اگر اسے اس کے رشتہ داروں نے قبول نہ کیا تو یہ خودکشی کر لے گی۔ خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور ہم کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے ایک پکی سڑک پر آ گئے جو ایک قریبی شہر کو جاتی تھی۔ ہم نے اس شہر سے گجرات جانے والی ٹرین پکڑی اور گجرات پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ گاؤں جہاں اس کی والدہ کے رشتہ دار رہتے تھے کوئی 15-20 کوس کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم نے گجرات کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور لاری میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑکی پاکستان کی فضاؤں میں آ کر بے حد خوش نظر آنے لگی تھی۔ رستے میں اس نے جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی تھیں ان کا ذرہ بھر بھی اس کے چہرے پر اثر باقی نہ تھا۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک گاؤں کی سفید میناروں والی مسجد دیکھی تو سکھوں کی طرح اسے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان مسجد کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے ایسا تو نہیں کیا، مگر جب کسی مسجد کو دیکھتی اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا یا اللہ۔ گجرات سے لاری چھوٹی سڑک پر پڑ گئی تھی۔ دونوں جانب ہرے بھرے کھیت تھے۔ فصلوں کو دیکھ کر لڑکی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کہنے لگی پاکستان کتنا سونا وطن ہے، یہ اب میرا وطن ہے۔ یا اللہ، میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ویر جی اس وقت میری ماں کی روح جنت میں بڑی خوش ہو رہی ہوگی۔ 1.5 گھنٹے میں ہم لڑکی کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا بڑا خوشحال گاؤں تھا۔ اس کا نام لڑکی نے مجھے بتا دیا ہوا تھا جو میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم نے کھیتوں کے باہر ایک آدمی سے لڑکی کی والدہ کے رشتہ داروں کا نام لے کر ان کے مکان کا پتہ پوچھا اور کچھ دیر بعد ہم ایک صاف ستھرے صحن والے کچے مکان کے باہر کھڑے تھے۔ صحن میں ایک عورت زمین پر دری بچھا کر بیٹھی لحاف کو نگندے لگا رہی تھی۔ ایک جوان آدمی کونے میں بھینس کے لیے گتاوا بنا رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی مکان کے برآمدے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ہمیں لحاف کے نگندے لگانے والی عورت نے سب سے پہلے دیکھا اور ہماری طرف دیکھ کر ذرا اونچی آواز میں پوچھا، پتر کس کو ملنا ہے تم نے؟ میں نے لڑکی کی والدہ کے مرد رشتہ دار کا نام لے کر پوچھا، بہن جی ان کا گھر یہی ہے۔ وہ بولی، گھر تو یہی ہے، اندر آ جاؤ پتر۔ جوان آدمی جو بھینس کے لیے گتاوا بنا رہا تھا وہ دھوتی سے ہاتھ صاف کرتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ برآمدے میں جو بوڑھا حقہ پی رہا تھا وہ بھی ہمیں دیکھنے لگا۔ عورت نے جوان مرد سے کہا، سراج پتر ان کے لیے چارپائی ڈال، تمہارے تایا جی کے ملنے والے ہیں۔ ہمارے لیے چارپائی ڈال دی گئی۔ ہم اس پر بیٹھ گئے۔ مکان کی کوٹری سے ایک جوان لڑکا نکل کر آ گیا۔ بوڑھا بھی حقہ وہیں چھوڑ کر ہمارے قریب آ کر دری پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو پتر؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا، ذرا سانس لے لوں چاچا جی، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں دودھ پلایا۔ لڑکی میرے پاس بیٹھی اس گھر کی در و دیوار کو اور ان لوگوں کو اسی طرح خوش ہو کر دیکھ رہی تھی جیسے جیل سے چھوٹ کر قیدی اپنے گھر آ جاتا ہے۔ دونوں جوان لڑکے بھی اپنی ماں کے پاس جو لحاف بن رہی تھی دری پر بیٹھ گئے۔ عورت نے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور مہردین تمہارا کیا لگتا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر آہستہ سے لڑکی کی ماں کا نام لیتے ہوئے پوچھا، آپ زینہ بی بی کو جانتے ہیں؟ اس کا نام سن کر سب کے چہرے ایک دم خاموش ہو گئے۔ لڑکی ان لوگوں کو بڑی اشتیاق کی نظروں سے تک رہی تھی، جیسے وہ ابھی یہ کہہ کر لڑکی کو گلے لگا لیں گے کہ یہ ہماری بہن زینہ کی بیٹی ہے۔ عورت نے اپنے بوڑھے خامد کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے بھائی کی بیٹی کا پوچھ رہے ہیں؟ پھر اسی عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میرے خامد کے بھائی کی ایک بیٹی زینہ ضرور تھی، مگر وہ تو اپنے سارے کنبے کے ساتھ فسادات میں سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس بات کو تو بہت برس گزر گئے۔ بوڑھا کہنے لگا، ہم نے مہاجروں کے سارے کیمپوں میں انہیں تلاش کیا تھا مگر کہیں نہیں ملے۔ پھر ان کے گاؤں کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ زینہ بی بی اپنے گھر والوں کے ساتھ جس قافلے میں پاکستان آ رہی تھی اس پر ہندو سکھوں کے جتھے نے حملہ کر کے ان سب کو شہید کر دیا تھا۔ میں نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، سکھوں نے قافلے پر حملہ بھی کیا تھا اور زینہ بی بی کے گھر کے سارے لوگ مارے گئے تھے مگر زینہ بی بی بچ گئی تھی۔ جوان آدمی نے حیرت سے پوچھا، بچ گئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، اس کو ایک سکھ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس سکھ نے زینہ سے شادی کر لی تھی اور یہ لڑکی زینہ کی اولاد ہے۔ اس لڑکی کی والدہ زینہ بی بی نے اسے تمام لوگوں کا پتہ بتایا تھا اور میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شدت جذبات سے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ پھر وہ بولنے لگی۔ اس نے اپنی والدہ کا سارا حلیہ، اس کی عادتیں اور اس کا رنگ روپ بیان کیا اور کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جب بڑی ہو جاؤ تو سکھوں میں نہ رہنا، یہاں سے بھاگ کر پاکستان مہردین اپنے تایا کے گھر چلی جانا۔
इस घर के सारे फर्द हैरत से मुंह खोले लड़की की कहानी सुन रहे थे। जब लड़की ने अपनी अलमनाक कहानी खत्म की और कहा, ये मेरा भाई मुसलमान है, जब मैं सिखों के घर से पाकिस्तान जाने के लिए भागी तो ये मुझे मिल गया। इसने मेरी बिपता सुनकर कहा कि तुम मेरी बहन, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम्हें भी पाकिस्तान ले चलूंगा और अब मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए ताकि मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करती रहूं। लड़की के मुंह से चरणों और सेवा के अल्फाज बेख्तियार निकल गए थे। आखिर वो सिखों के माहौल में जमी पली थी। सब घर वाले लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजनबी लड़की हो। सिर्फ बूढ़े आदमी ने उठकर लड़की के सर पर हाथ रखा तो जवान लड़के ने उसे झिड़क कर पीछे करते हुए कहा, अब्बा ये तुम क्या कर रहे हो, हमें क्या पता ये लड़की कौन है। फिर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि ये लड़की हमारे ताया की बेटी है। मैंने कहा, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है और मैं इसकी शहीद माँ की रूह को भी गवाही देने के लिए यहाँ नहीं बुला सकता। ये तो आप पर मुनसिर है कि आप इस लड़की को अपना खून समझते हैं या नहीं। दूसरे जवान आदमी ने भड़क कर कहा, ये हमारा खून नहीं है, पता नहीं किस सिखड़े की औलाद है, तुम भी मुझे कोई फ्रॉडिया लगते हो। इससे पहले कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, बेहतर है कि तुम इस लड़की को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। एक बार तो मेरा भी खून खौल गया। लड़की का चेहरा फक हो गया था। उसे अपनी वालिदा के सगे रिश्तेदारों से इस गैरों से भी बदतर सलूक की तवक्को नहीं थी। मैंने उस जवान आदमी को बड़े तहम्मुल के साथ कहा, भाई साहब आप लोग इतनी जल्दी ये फैसला न करें, अगर आपने इस लड़की को कबूल न किया तो फिर इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा जवान आदमी फट पड़ा, हम अंधे काने बहरे नहीं हैं कि यूं ही किसी ऐरी गैरी लड़की को अपनी तायाजाद बहन समझकर अपने घर में बिठा लें। तुम अभी इसी वक्त इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। हमारी गाँव में इज्जत आबरू है, हम किसी सिख की औलाद को नहीं पाल सकते। जाओ ले जाओ इसे। लड़की अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैंने एक बार फिर इन लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर इस घर पर जवान लड़कों की हुकूमत थी। बूढ़ा मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने लड़की से कहा, बहन मेरे साथ चलो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें ठुकरा दिया है। पहले जवान लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, हम इसके रिश्तेदार नहीं हैं। मैं उसे सबक सिखाने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा। वो मेरे बोलने का मकाम नहीं था। लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, उठो मेरी बहन, अल्लाह मालिक है। उसने उठने के बाद अपना सर मेरे बाजू के साथ लगा दिया और ज़ारो कतार रोती हुई मकान से बाहर निकल आई। मैंने लड़की से कहा, बहन तुम्हारा रोना अब यहाँ कौन देखेगा, किसी पर असर न होगा। ये लोग तुम्हारी वालिदा के रिश्तेदार बड़े संगदिल लोग हैं। लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे वीर जी अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। और एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे। मैं भी जज्बाती हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, बहन ये मत कहो कि तुम्हारा कोई नहीं रहा, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूँ, तुम क्यों फिक्र करती हो। लेकिन लड़कियों ने सारी उम्र भाइयों के पास नहीं रहना होता, उन्होंने अपना एक अलग घर बसाना होता है, एक नई इंसानी नस्ल चलानी होती है, एक नए खानदान की बुनियाद रखनी होती है। ये सारी बातें हर लड़की के तहत शऊर में होती हैं और वो गैर शऊरी तौर पर उसी अपनी एक मंजिल को हासिल करने के लिए सारी जिंदगी जिद्दोजहद करती है। लड़की बेचारी पर जो गम का पहाड़ टूट पड़ा था वो अपनी जगह पर था, मगर मैं भी सख्त उलझन में फंस गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब मैं इस लड़की को कहाँ ले जाऊं, इसका हाल किस तरह बाइज्जत तरीके से गुजर सकेगा, इसका मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। आखिर एक ही तरीक़ेकार मेरी समझ में आया। उस जमाने में लाहौर में बेआसरा खवातीन का इदारा अफवा कायम हो चुका था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ये लड़की आफियत और इज्जत व आबरू के साथ रह सकती थी। ये इदारा ऐसी बच्चियों की शादियां भी करवा देता था। मैंने लड़की से उस वक्त इस बारे में कोई जिक्र न किया। गांव से निकलकर हम खेतों से चले जा रहे थे। मैंने लड़की को हौसला देने की कोशिश की और कहा, सब रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, इनके सुलूक पर तुम दिल छोटा न करना। फिर मैंने उसे अफवाह के बारे में तफसील से बताया और कहा, वहाँ दूसरी औरतें भी रहती हैं और सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख लेती हैं, फिर कहीं ना कहीं मुलाजिमत करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की खामोश थी। रिश्तेदारों के घर से मायूस होकर निकलने के बाद उसके होंठों की खामोशी की मोहर लग गई थी। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर्द आह भरती और आसमान की तरफ देखकर सर झुकाकर खामोशी से चलती। मैंने सोचा कि सारी की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, इसी वजह से वो चुप थी। लाहौर चलकर जब मैं इसे अफवाह के इदारे में ले जाऊंगा तो वहाँ के माहौल और दूसरी खवातीन को काम करते देखकर इसकी मायूसी का मूड तब्दील हो जाएगा। हम सड़क पर उस जगह आ गए जहाँ हम लारी में से उतरे थे। मैं उसके दिल से मायूसियों के अंधेरे दूर करने के लिए अफवाह के खुशगवार माहौल के बारे में बातें करता रहा। लड़की को चुप सी लग गई थी, सिवाय हूँ हाँ की ज़बान से कुछ नहीं बोलती थी। हमें सड़क के किनारे बैठे काफ़ी देर हो गई, कोई लारी ना आई। एक किसान उधर से गुजरा तो मैंने उससे पूछा कि गुजरात जाने वाली लारी कब आती है। उसने कहा, लारी का कुछ पता नहीं, आप लोग स्टेशन पर जाकर गाड़ी क्यों नहीं पकड़ लेते, वो सामने स्टेशन है। मैंने सोचा कि ये ठीक है, यहाँ फजूल इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने लड़की से कहा, चलो ट्रेन पकड़ लेते हैं, शायद गुजरात से होकर सीधी लाहौर जा रही हो। हम उस तरफ चले जिस तरफ किसान ने इशारा किया था। उधर दरख्तों के पीछे रेलवे लाइन थी।
ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر کچھ چھوٹا اسٹیشن تھا جس کا سگنل کا کھمبا دور سے نظر آ رہا تھا۔ ایک ٹرین بھی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ہم ٹرین کے ساتھ جو پٹڑی تھی اس پر چلے جا رہے تھے۔ ٹرین کے انجن نے 2-3 بار سیٹی دی اور ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی۔ ٹرین ہماری طرف آ رہی تھی، شاید یہ راولپنڈی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا پٹڑی سے نیچے آ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دور سے آہستہ آہستہ آتی ٹرین کو دیکھا اور میرے پیچھے پیچھے پٹڑی سے نیچے آ گئی۔ نیچے جھاڑیوں میں ایک جگہ پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ ہم اس پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ٹرین قریب آ رہی تھی۔ لڑکی ٹرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بالکل محسوس نہ کیا کہ لڑکی مجھ سے ذرا پرے ہونے لگی ہے، یعنی وہ ان جھاڑیوں کی طرف ہو کر چل رہی تھی جن کے اوپر ذرا سی چڑھائی پر ریلوے لائن تھی۔ میرا دھیان بھی ٹرین کی طرف تھا۔ یہ ڈیزل انجن والی ٹرین تھی اور اس کی رفتار اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ابھی ہلکی تھی۔ انجن بھی بڑا تھا۔ جیسے ہی انجن ہم سے تھوڑے فاصلے پر آیا تو قدرتی طور پر پگڈنڈی پر ذرا پرے ہٹ گیا۔ میں نے لڑکی سے کہا اس طرف آ جاؤ، لیکن لڑکی ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ ایک طرف ہونے کے بجائے تیزی سے ڈھلان چڑھ کر ریلوے لائن کے پاس گئی۔ انجن اب سر پر آ گیا تھا۔ لڑکی نے ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو انجن کے آگے گرا دیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا کہ میں لڑکی کو دوڑ کر نہ پکڑ سکا۔ ٹرین کو ایک دم بریکیں لگ گئیں اور ٹرین رکنے لگی۔ میں دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا انجن نے لڑکی کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے تھے۔ وہاں شور مچ گیا۔ عورت ٹرین کے نیچے آ گئی ہے۔ ایک دم جیسے میں ہوش میں آ گیا۔ میں دوڑ کر انجن کے پاس گیا۔ انجن لڑکی کے جسم کے ٹکڑے اڑاتا ہوا کچھ دور آگے جا کر رک گیا تھا۔ میں نے ٹرین کے ایک ڈبے کے نیچے ریلوے لائن پر خون اور انسانی جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے دیکھے۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ انجن میں سے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور نکل کر میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے لڑکی کو میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تمہاری کون تھی؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جاؤ۔ ڈبوں میں سے اتر کر مسافر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ میں بے حس و حرکت زمین پر سکتے کے عالم میں بیٹھ گیا۔ ٹرین میں پولیس کے 4-5 سپاہی بھی سفر کر رہے تھے۔ انجن ڈرائیور نے پولیس کانسٹیبل کو بتایا کہ عورت نے خودکشی کی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو انجن کے آگے کر دیا تھا۔ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ آ رہی تھی۔ پولیس کے حوالدار نے مجھے بازو سے پکڑا اور اٹھایا اور پوچھا یہ عورت تمہاری کون تھی؟ میں نے کہا میری بہن تھی۔ کیا تم نے اسے دھکا دیا تھا؟ حوالدار کے اس سوال پر میں اس کا منہ تکنے لگا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹنے کو کہا مگر اس نے انجن کے آگے چھلانگ لگا دی۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تمہیں تھانے چل کر بیان قلم بند کروانا ہوگا۔ پولیس مجھے دوسری گاڑی میں بٹھا کر گجرات لے آئی۔ یہاں تھانے میں مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھانے دار نے مجھے پانی پینے کو دیا اور سوالات پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی بہن کو لے کر کہاں سے آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کیا میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنا اصلی نام بتا دیا مگر اس کے آگے بالکل نہ بتایا کہ میں انڈیا سے لڑکی کو لے کر آ رہا تھا۔ میں تھانے دار کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں کس گاؤں کا رہنے والا ہوں، لڑکی کو لے کر میں کہاں سے آ رہا تھا۔ اگر پولیس کو سچ بتاتا تو معاملہ بڑی نازک شکل اختیار کر جاتا۔ میں ان پر کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کشمیر کے محاذ سے آ رہا ہوں اور لڑکی کی اصل کہانی کیا تھی، اور یہ کہ میں کمانڈو ہوں اور ہم غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے ہیں۔ یہ معاملہ الجھ سکتا تھا مگر میں دوسری طرح بھی جب پولیس کو مطمئن نہ کر سکا کہ میں لاہور میں کہاں رہتا ہوں اور لڑکی کو لے کر کہاں سے آ رہا تھا تو تھانے دار کو مجھ پر شک پڑ گیا کہ میں کوئی پراسرار اور مشتبہ آدمی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ معاملہ سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو میں نے تھانے دار کو اصل کہانی تو نہ بتائی، صرف اتنا بتا دیا کہ میں کشمیر کے محاذ پر اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر بھارتی ظلم کے خلاف جہاد میں مصروف تھا کہ یہ لڑکی مجھے مل گئی۔ کہنے لگی کہ میں سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئی لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری ایک مسلمان سہیلی پاکستان میں گجرات کے پاس ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے میری مسلمان سہیلی کے پاس پہنچا دو، نہیں تو میرا سکھ باپ مجھے قتل کر دے گا۔ بس میں اسے لے کر پاکستان آ گیا مگر معلوم ہوا کہ اس کی مسلمان سہیلی گاؤں سے چلی گئی ہے۔ اب میں اسے اپوا کے ادارے میں لے جا رہا تھا کہ لڑکی نے ٹرین آتے دیکھی، مایوسی کے عالم میں ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تھانے دار کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے میرا بیان جھوٹا لگا ہے اور وہ مجھے شاید انڈیا کا جاسوس سمجھنے لگا ہے۔ اس کا ثبوت مجھے تھوڑی دیر میں ہی مل گیا جب تھانے دار کے اشارے پر مجھے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میری پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آگے ان پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ میں یہ بیان دے چکا تھا، میں غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک سکھ لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ کیس مزید سنگین ہو گیا تھا۔ میں کسی طرح یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کشمیری مجاہد ہوں۔ ایک تو میری زبان پنجابی تھی، پولیس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بھارت سے ایک مسلمان جاسوسی اور تخریب کاری کی غرض سے پاکستان آ سکتا تھا۔